नमस्कार दोस्तों। तो कल से आपने देखा होगा सारे न्यूज़ चैनल्स में और साथ ही साथ सोशल मीडिया में एक ही खबर छाई है कि सुभाष चंद्रा का 22,006 करोड़ का लोन मात्र 6.5 करोड़ में ही सेटल कर दिया गया। अब क्योंकि सुभाष चंद्रा बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी इसको काफ़ी समर्थन करती है, पैसे वाला आदमी भी है, शायद पार्टी में भी काफ़ी फंड देता होगा। और साथ ही साथ एक जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसको एनसीएलटी बोल रहे हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये भी भाजपा सरकार ने 1 जून 2016 को ही बनाया है और इसी ट्रिब्यूनल के जज ने ही ये हेयर कट जो 97.97% का दिया है बैंकिंग भाषा में, ये भी एनसीएलटी ने ही दिया है। तो नेचुरल है कि इसमें भाजपा सरकार को कुछ ना कुछ सुनना पड़ रहा है और साथ ही साथ मोदी की बदनामी भी हो रही है। ये जो रकम है ये 99.97% है। शायद एक आध बार मैंने इसको 97.97 बोल दिया ना, ये है 99.97%, मतलब ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। तो अगर मैं कहीं आगे 97 बोलूँ तो उसको 99.97 समझें आप लोग, ठीक है? लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ इतनी आसान और इतनी सरल होती नहीं जितनी हमको सोशल मीडिया की शॉर्ट रील्स में समझाई जाती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। और मैं आपको साफ-साफ बता दूँ कि मैं यहाँ किसी को भी डिफेंड करने नहीं आया हूँ। बहुत सारे फैक्ट आपके सामने रखूँगा और उन फैक्ट्स के हिसाब से फिर आप डिसाइड करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये मामला जो है, ये एनसीएलटी तक पहुँचा कैसे? तो एसएल ग्रुप और जी एंटरटेनमेंट के जो फाउंडर है वो आपके सुभाष चंद्रा है। 1992 में इसको इन्होंने बनाया था और एक समय फोर्ब्स में ये अरबपतियों की लिस्ट में थे। आज इनकी स्थिति बहुत खराब है। इनकी जो टोटल डिक्लेयर्ड इनकी नेट वर्थ है करीब-करीब 31 करोड़ के आसपास ही है और 25 करोड़ में जिनका इनका अपना सिर्फ जो है मकान वाला जो घर है वो वाला पार्ट बना हुआ है। तो हुआ क्या था बेसिकली, जो ये एसएल ग्रुप था इसकी एक पार्टनर कंपनी थी जो कि विवेक इंफ्राकॉन थी और इस विवेक इंफ्राकॉन ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से 170 करोड़ रुपए का लोन लिया था और ये 170 करोड़ रुपए का लोन जो है, ये जो विवेक इंफ्राकॉन है ये नहीं चुका पाई। अब इसके कंपनी के पर्सनल जो गारंटर थे, ये पर्सनल गारंटी थी सुभाष चंद्रा की। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने क्या किया कि सीधे-सीधे एनसीएलटी में सुभाष चंद्रा के खिलाफ एक केस डाल दिया कि भई ये हमारा 170 करोड़ इसकी सहयोगी कंपनी हमें वापस नहीं कर रही है। अब ये 2022 की बात है जब इन्होंने डाला था और अप्रैल 2024 में ये केस एडमिट हो गया एनसीएलटी में। अब जब ये केस वहां पे एडमिट हो गया तो उसके बाद नेचुरली देखिए नियम क्या होता है कि जब कोई एक आपकी कंपनी किसी एक पर्सनल गारंटर के लिए एनसीएलटी में जाती है और अपने लोन के लिए कहती है कि पैसा नहीं दे रहा, रिकवरी चाहिए, तो उस आदमी से जो एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं वो भी सेम उसी केस में जाके ज्वाइंट हो सकती है। तो मामला 170 करोड़ से स्टार्ट हुआ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से, बाद में इसमें एचडीएफसी है, कैनरा बैंक है, एक्सिस है और सबसे बड़ा एलआईसी, लगभग 1300 करोड़ के आसपास इसका पैसा इसमें फंसा हुआ है। तो इन सब ने ये केस आपका ज्वाइन कर लिया और टोटल रकम बन के आई 22,006 दशमलव कुछ करोड़ रुपया, जिसका 97.7% करीब-करीब आपका हेयर कट में चला गया। मतलब हेयर कट तो क्या गए, मुंडन ही मान लो, इसको सर में कुछ छोड़ा ही नहीं। हेयर कट बैंकिंग की भाषा में जो होता है कि एक सेटलमेंट होता है कि इतने पैसे की जगह आप इतना ही देंगे। मतलब आप जो है चंद्रा ने सिर्फ 6.5 करोड़ ही देना है। अच्छा, ये अभी फाइनल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ये जान लीजिए कि अभी ये ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला दिया है। इसका मतलब नहीं कि ये फाइनल हो गया है। अभी इसमें क्या हो सकता है कि ये सब लोग मिलके, इनफैक्ट इन्होंने तैयारी भी कर दी है, ये एनसीएलटी में चले जाएंगे। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल, वहां पर ये आ जाके अपनी बात कहेंगे कि भाई ये जो सेटलमेंट है ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है और बिल्कुल खराब है। तो इस पे आप दोबारा सुनिए। वहां भी अगर फैसला नहीं हो पाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए जा सकते हैं। तो पहली बात तो जैसा कि फैलाया जा रहा है कि ये सेटल हो गया, इतना दे दिया और सब मामला निपटारा हो गया, अभी ये निपटा नहीं है। अभी इसमें डोर पूरे के पूरे ओपन है, इस बात को आप समझिए। सितंबर 2025 की बात है, जो एनसीएलटी है आपका, जो इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, यहाँ पे 2 मेंबर्स की बेंच के पास ये केस था और इसमें एक तो भारद्वाज साहब थे, भारद्वाज, और दूसरे जो इसमें थी एक रीना पुरी है आपकी मैडम, क्या नाम है इनका? हाँ, रीना सिन्हा पुरी, ये इसमें थी। तो ये टेक्निकल इसमें मेंबर थी। तो 2025 में जब इसके सेटलमेंट की बात आई तो रीना सिन्हा पुरी ने इसमें ऑब्जेक्शन कर दिया। इन्होंने कहा नहीं भाई, इसमें बहुत सारी लीगल डिफेक्ट्स हैं और ये लॉजिकल नहीं है। तो हालांकि इसमें भारद्वाज साहब चाहते थे कि ये मामला निपट जाए, लेकिन इन दोनों का क्योंकि एक मत नहीं था तो ये मामला नहीं निपटा और खत्म हो गया ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि क्योंकि सेटलमेंट तो होना ही था, तो एनसीएलटी ने फिर इसमें जो तीसरे अपने मेंबर थे वो इंक्लूड किए। तीसरे शर्मा, क्या नाम है उनका? नीलेश शर्मा। नीलेश शर्मा को इसमें आपका एज जज अपॉइंट किया और नीलेश शर्मा ने बेसिकली ये फैसला दिया है 97.7% के हेयर कट का। अब नीलेश शर्मा ने भी ये ऐसे नहीं दिया है। इसके पीछे देखिए तरीका क्या होता है कि इसमें जितनी भी कंपनीज होती हैं जिन्होंने लोन दिया था एसएल ग्रुप्स को या किसी भी कंपनी को, इनकी वोटिंग करवाई जाती है कि भाई हम इस तरीके से सेटलमेंट करना चाह रहे हैं। मतलब जो जिसने पैसा देना होता है, जो डिफॉल्टर होता है, वो एक रकम सुझाता है कि मैं इतना पैसा देता हूं। तो सुभाष चंद्रा ने 6.5 करोड़ देने की पेशकश करी थी, ठीक है, जिसको रीना सिन्हा पुरी ने नहीं माना था। अब जब ये शर्मा के पास आया, नीलेश शर्मा के पास, तो इन्होंने बताया कि भाई देखिए 6.5 करोड़ ये देने के लिए तैयार है और मामला तो 22,006 करोड़ के आसपास का कुछ है, तो इसमें वोटिंग हो जाए। अब जो एचसीएलटी का जो नियम है वो नियम कहता है कि जितने टोटल लेनदार हैं, अगर उसमें से 75% लेनदार कहते हैं कि ठीक है हमें ये सेटलमेंट साढ़े इतने पैसे का जो भी ये डिफॉल्टर देना चाह रहा है ये मंजूर है,
तो उसको फिर ओके कर दिया जाता है। अब जब वोटिंग हुई तो 80% लोगों ने, जो 80% वहां पे आपके लेनदार थे जिन्होंने पैसा लेना था, उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए इसको 6.5 करोड़ में सेटल कर दीजिए। तब इस वोटिंग के आधार पे नीलेश शर्मा ने ये डिसीजन दिया हुआ है। अब लेकिन इस पे भी एलआईसी, जिसका करीब 1322 करोड़ रुपया, एक बड़ी रकम इसके पास है, इसके बदले एलआईसी को मिल कितना रहा है, इसको 35 लाख के आसपास ही मिल रहा है। अब ये जो 1322 करोड़ एलआईसी का घुस रहा है, बेसिकली एलआईसी का तो नहीं घुस रहा है, एलआईसी इसमें से सिर्फ 45% पे करेगी। 55% जो आपका एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है उसके शेयर होल्डर्स के सर पड़ेगा, मतलब पैसा तो हमारा ही घुसना है इसमें। तो एलआईसी को बड़ा ऑब्जेक्शन है, और एचडीएफसी को भी, कैनरा बैंक को भी, एक्सिस को भी, कई को, सब लोगों को। तो इन्होंने सिंपली ये बात कह दी कि ये जो 80% वोटिंग ये दिखा रहे हैं, ये 80% वोटिंग सुभाष चंद्रा के खुद के जो फ्रेंड्स हैं या जो उसकी शेल कंपनीज हैं, उन्होंने ये फर्जी वोटिंग करी हुई है, और इस हिसाब से ये परसेंटेज 80 तक पहुंचाया गया है, वरना तो ये सेटलमेंट होता ही नहीं। ठीक है, हालांकि इसका प्रूफ इन्होंने दिया नहीं दिया, ये अब आगे जाके जब कोर्ट केसेस चलेंगे वहां पे जाके ये पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, एक तबका ये भी बोलता है कि सुभाष चंद्रा की प्रॉपर्टीज बेच दीजिए, है, और उससे ये पैसा वसूल कर लीजिए। अरे 22,000 करोड़ बहुत रकम, बहुत बड़ी रकम है। इतना पैसा किसी के पास एकदम से होता नहीं है, और ये सारा का सारा पहले ही बैंक और ये सब जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये चेक कर लेती है। तो अगर चंद्रा की सारी प्रॉपर्टीज बेच भी देते हैं तब भी ये रिकवरी नहीं होती है। हालांकि बेच नहीं सकते हैं, मैं आपको पहले बताऊं, क्योंकि बेचने में तो बहुत बवाल है, कोर्ट तक ये भी चले जाएंगे, केस सालों साल लटका रहेगा, पहले भी लटके रहे हुए हैं। तो ये मामला अभी फिलहाल बैंकरप्सी का तो नहीं है, ये मामला सेटलमेंट का है। तो अगर बैंकरप्सी होती तब बेचते, अब बेचते भी कितना, उसका 31 करोड़ की टोटल नेटवर्थ है, उतनी बेचते आप। तो आप कह सकते थे नहीं कि भाई 6.5 करोड़ से तो ज्यादा ही है, लेकिन वो बेच नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा कानूनी डिफिकल्टीज होती हैं, कोर्ट से मामला वैसे ही फंस जाता है। तो ये तो भूल जाइए कि प्रॉपर्टी बेच के पैसा वसूला जा सकता है, ये तो संभव नहीं है। देखिए, इस पे किसी एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे एक आरटीआई लगाई, क्योंकि 2016 में ही ये आपका एनसीएलटी बना हुआ है। तो पिछले 10 सालों में 2016 से लेकर 2026 तक कि कितना आपने कॉर्पोरेट लोन दिया और उसमें से कितना आपने रिकवर किया, इसकी डिटेल दीजिए। तो इस आरटीआई के जवाब में बड़ा चौंकाने वाला जो रिजल्ट है वो सामने आया। वो रिजल्ट क्या था देखिए, कि ये बोलता है कि जो आपके पिछले 10 साल हैं, इसमें करीब करीब ऐसे लोग जिनका जो लोन 100 करोड़ से ज्यादा रुपये का था, तो इसमें टोटल इन 10 सालों में जो लोन माफ किया गया है वो करीब करीब 26,701.55 करोड़ रुपया है। मतलब इतना एयर कट में चला गया, इतना पैसा माफ कर दिया। अब बात आई कि रिकवरी कितनी है, तो भाई रिकवरी सिर्फ 3,874.41 करोड़ रुपए की है। इसका मतलब क्या है कि लगभग लगभग 85% के आसपास इन्होंने माफ कर दिया, ठीक है, जो कि एयरकट में चला गया, और 15% की ही रिकवरी इसमें सिर्फ हो पाई। तो इतनी कम रिकवरी हुई, तो चौंकाने वाला बिल्कुल मामला है। अच्छा, इसके अलावा भी आरटीआई में ये भी पूछा गया था कि अच्छा आप एक काम करिए कि इन लोगों के नाम बता दीजिए कि इनके नाम क्या है और कितना पैसा इन लोगों ने लिया था, और ये लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो आरटीआई ने भाई जवाब दे दिया कि ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, हम ऐसे किसी का जो है डेटा आपको नहीं दे सकते हैं, और ये जो है आरटीआई के नियमों के विरुद्ध है, थर्ड पार्टी डेटा हम नहीं दे सकते। अच्छा, इसमें कई लोग फिर ये सवाल उठाते हैं कि अगर कोई छोटा देनदार है, फॉर एग्जांपल देवेंद्र मिश्रा ही है, मैं ही हूं, और अगर मैं 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का लोन ले लेता हूं और वो मैं नहीं दे पाता हूं, तो भैया मेरे में तो नोटिस चस्पा हो जाता है और मेरा अखबार में भी नाम निकल जाता है और सब कुछ हो जाता है, तब मेरी प्राइवेसी आप क्यों नहीं देखते हैं? देखिए, इसमें भी मामला काफी कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सारी की सारी चीजें हो जाती हैं, पूरा का पूरा पर्याप्त समय आपको दिया जाता है इन चीजों से निपटने का भी। उसकी भी खैर मैं बात अभी आगे करने वाला हूं। अच्छा, वही जो छोटे कर्जदार हैं, मतलब जिनका लोन 100 करोड़ से कम होता है, उस केस में पिछले 10 सालों में क्या रिकॉर्ड रहा है, तो मामला काफी चौंकाने वाला है। तो इस केस में लगभग लगभग 6,774.23 करोड़ जो रुपया था छोटे देनदारों का, इसमें से करीब करीब 5,004.28 करोड़ रुपया वसूल लिया गया है। मतलब यहाँ पे जो रिकवरी रेट है वो तो अच्छा खासा है, यहाँ पे 75% के आसपास, 74% के आसपास रिकवरी रेट है। और जो हेयर कट हुआ है, मतलब जो माफी करी गई है, जो लोन छूट गया है, वो 26% के आसपास ही है। तो ये मामले भी चौंकाते हैं कि भी छोटे आदमी के साथ आप भेदभाव करते हैं और बड़े आदमी को आप जो है उसी हिसाब से डील करते हैं। लेकिन पेच इसमें भी काफी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक मुद्दा और बहुत तेजी से गरमाया हुआ है कि भाई भाजपा को, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसको ये ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत ही क्या थी? क्या 2016 से पहले वसूली नहीं होती थी? तो इस पे भी आपने एक नजर जरूर रखनी पड़ेगी। देखिए, 2016 से पहले इन कॉर्पोरेट से पैसा वसूलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ऑन एन एवरेज 12 से 15 साल लग जाते थे कोर्ट में, तब भी रिकवरी नहीं होती थी। उससे पहले नियम क्या थे? ऐसा तो नहीं है कि नियम नहीं रहे होंगे। तो उससे पहले सिका हुआ करता था, सिख इंडस्ट्रियल
कंपनीज एक्ट। इसमें क्या होता था, कोई कंपनी जो लगातार नुकसान में जा रही होती थी, वो अपने आप को सिक यानी कि बीमार घोषित कर देती थी, और बीमार घोषित होने के बाद वो बीआईएफआर के पास चली जाती थी। अब ये बीआईएफआर क्या है? बीआईएफआर है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। जहां कंपनी एक बार बीआईएफआर के पास चली गई, तो नेचुरली जो उसकी प्रॉपर्टीज है और जो उसको बेच के वसूल करने वाला काम था, इस पे स्टे ऑर्डर लग जाता था सीधे सीधे। और जब ये स्टे ऑर्डर लग गया तो फिर कोर्ट केस 10 से 15 साल चलता था। इसके अलावा भी जो सरफेसी एक्ट है, उससे भी प्रोटेक्शन इन जो है देनदारों को मिल जाती थी, तो लोन रिकवरी वैसे भी मुश्किल होती थी। साथ साथ डीआरटी एक आपका तरीका होता है जिसको डेथ रिकवरी ट्रिब्यूनल बोलते हैं, वहां से भी इनको कुछ ना कुछ राहत मिल जाती थी। मोर और लेस जो है जनता का पैसा उस केस में ज्यादा मारा जाता था। यही कारण था कि भाजपा सरकार ने एनसीएलटी, आईबीसी जिसको आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के नाम से जानते हैं, जब से ये आया है तब से मामले काफी हद तक सुधरे भी हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और समझने वाली ये है कि एनसीएलटी और आईबीसी आने से पहले जो जनरली रिकवरी का टाइम था, एवरेज टाइम वो काफी ज्यादा था, 6 से 8 साल एवरेज टाइम था पैसे रिकवर करने के लिए। लेकिन एनसीएलटी और आईबीसी आने के बाद ये जो रिकवरी का पीरियड है, ये काफी कम हो गया है, ये 2 साल तक हो गया है। मतलब पहले जहां पैसा 6 साल में वसूला जाता था, अब 2 साल में ही ये पैसा वसूला जा रहा है, मतलब रेट फास्ट हुआ है। अच्छा, खाली रेट की ही क्यों बात करें? क्या कुछ ऐसा पैसा इसमें इन्होंने वसूला भी है सरकार ने? क्या इनके पास ये डेटा भी है? तो इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 2016 से पहले, मतलब आईबीसी और एनसीएलटी से पहले जो रिकवरी रेट था वो कितना था? वो रिकवरी रेट सिर्फ जो था 15 से 20% के आसपास का रिकवरी रेट था। जबकि इसके एनसीएलटी और आईबीसी के आने के बाद ये रिकवरी रेट 30 से 35% तक जंप कर गया। इसका मतलब क्या है कि पहले की तुलना में अब लगभग दुगना जो पैसा है वो वसूला जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एनसीएलटी ठीक काम करते हुए लग रही है। और पिछले 10 सालों में 2016 से 2026 तक जो अभी तक पैसों की रिकवरी हुई है, वो 4.32 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। 4.32 लाख करोड़ रुपया जो है इस ट्रिब्यूनल की हेल्प से जो है रिकवर किया गया। सिर्फ आपने क्या करना है कि एक तरफा बात नहीं सुननी है, पूरी चीजों को एनालाइज करना है। लेकिन हिंदुस्तान की समस्या यही है कि बात हम छोटी सुनते हैं जल्दी से रील के फॉर्म में, और उसको फिर आगे प्रमोट करने लगते हैं, लेकिन डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न जरूर ये आता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ा आदमी है तो उसको इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, अरबों का लोन खरबों का दे दे रहे हैं, माफ कर दे रहे हैं, उसकी बेइज्जती भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, हमारी तो बेइज्जती भी करते हैं। हमारा प्रोटेक्शन क्या है अगर हम छोटा सा भी लोन ले लें? भाई क्यों नहीं है आपका प्रोटेक्शन? बहुत सारे प्रोटेक्शन है। देखिए, सरफेसी एक्ट के हिसाब से आपको भी पूरा का पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। सरफेसी एक्ट क्या कहता है कि अगर मैंने एक छोटा सा 10 लाख रुपए का लोन ले लिया है और मेरी प्रॉपर्टी बेचने की बात आ रही है, तो सीधे मेरी प्रॉपर्टी बेची नहीं जाएगी, उसके लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा मुझे। ठीक है, और ये तो बात तब की बात है कि नोटिस के बाद 60 दिन का समय दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले भी बैंक क्या करता है? वन टाइम सेटलमेंट भी करता है, जिसको ओटीएस बोलते हैं। 10 लाख के जैसे आपका कर्ज है, तो आप बैंक के पास जाइए और बैंक से बात करिए कि भाई मेरी हैसियत इतनी है और मैं इस तरीके से इतना पैसा दे सकता हूं। तो वन टाइम सेटलमेंट में भी बैंक अच्छा खासा पैसा हम छोटे जो कर्जदार हैं इनका भी माफ करता है, वन टाइम सेटलमेंट बोलते हैं। और दूसरी चीज होता है लोन रिकंस्ट्रक्टिंग, तो लोन को जो है रिकंस्ट्रक्ट भी किया जाता है। अगर बैंक समझ जाता है कि यार आदमी तो ईमानदार है लेकिन इसकी देने की स्थिति नहीं है, तो आपकी ईएमआई को और बढ़ा देता है और ज्यादा समय भी देता है। तो और साथ ही साथ इसके अलावा आप देखिए आरबीआई की स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइन है, क्योंकि ये सिविल सूट है, कोई क्रिमिनल सूट तो है नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि आपको सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकता कोई भी। हालांकि प्राइवेट बैंक भारत में अक्सर देखा गया है कि अपने गुंडे भेज देते हैं, धमकाते हैं, मार पिटाई भी करते हैं, बहुत सारे केस आपने देखे हैं। लेकिन आरबीआई की क्लियर गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन है कि आप ना किसी को मार सकते हैं, ना किसी को धमका सकते हैं, ना पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। पूरा का पूरा समय दिया जाता है। तो सोशल मीडिया पे ये भी खाली बकवास फैलाई जा रही है कि आम आदमी का प्रोटेक्शन कैसे होता है। आम आदमी का प्रोटेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आम आदमी को पता ही नहीं होता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो इसके लिए क्या है कि आपने या तो पढ़ना चाहिए, चलिए आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपने एक अच्छा वकील हायर करना पड़ता है और वहां से चीजें समझनी होती है। तो ये जो 22,006 करोड़ में 99.97% का हेयर कट वाली बात आ रही है और 6.5 करोड़ का मामला ले दे के रफा दफा करने वाली बात है, इसकी सच्चाई है कुछ और दिखाई कुछ और जा रही है। हालांकि मैं आपसे फिर कह दूं कि ये जो पैसा है ये बर्बाद तो हुआ ही है, लेकिन ये पैसा अभी फिलहाल किसी की जेब में नहीं है, ये कंपनी को नुकसान हुआ है। तो आपका इस एनालिसिस के बारे में क्या सोच